Thank you and good evening to everyone. Thank you Sanjay Bhai for inviting me over here, and thank you Sanjay Bhai for sharing your entrepreneurial journey. This is what India is made of. We have our challenges, we have our complaints, problems, but entrepreneurs still create wealth for themselves, for their investors, and for the country. Now, before my friend Ashish comes, I'll talk about the markets quickly. Let me first start with gold. This is the in thing right now. Why has gold run so much? Well, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर इंडियन हाउसवाइफ जैसे बन गए हैं. एक बार सोना लेते हैं, फिर बेचते नहीं हैं. इसमें भी एक डिवाइड है. ईस्टर्न सेंट्रल बैंक्स, रशिया हुआ, चाइना हुआ, इंडिया हुआ, जापान हुआ, वह लोग पिछले 25 सालों से सोना खरीद रहे हैं. और जो वेस्टर्न सेंट्रल बैंक है, वो ज़्यादातर सोना बेच रहे हैं. ये ईस्ट और वेस्ट का डिवाइड क्यों है? वेल, वेस्ट ने पहले से ही सोना जमा करके रखा था. ईस्ट बेचारे 25 साल की खरीदारी के बाद भी 5-10% ऑफ रिजर्व्स पे पहुंचे हैं. हमने वेस्ट की सिक्योरिटी खरीदी, डॉलर बॉन्ड्स खरीदे, यूरो बॉन्ड्स खरीदे, और वेस्ट ने जाके सोना खरीदा. अब धीरे धीरे हम में समझ आ गई, तो हम भी सोना खरीद रहे हैं. सोने में एक जोखिम है. जैसे लैब ग्रोन डायमंड आए तो नेचुरल डायमंड के भाव गिर गए, और अभी जिनके पास नेचुरल डायमंड है उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं, तो वो बेच नहीं रहे हैं. जिस दिन वो बेचेंगे तो पता नहीं नेचुरल डायमंड के दाम कहाँ पे जाएंगे. ये हांगकांग के एयरपोर्ट पे एडवर्टाइजमेंट देखी थी कि गोल्ड हमसे खरीदिए, डायमंड फ्री में देंगे. अब हमारे शास्त्र में पारसमणि की बात की गई थी. किसी भी मेटल से पारसमणि स्पर्श करा दे तो वो सोना बन जाता है. किंग मिडास की भी कहानी हमने सुनी थी. उसको वरदान मिला था, जिस चीज को छुए वो सोने की बन जाए. टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे चली गई है. कहीं पारसमणि डिस्कवर हो गया तो एक अमेरिकन स्टार्टअप है जिसने दावा किया है कि फ्यूजन टेक्नोलॉजी के जरिए वो मर्क्यूरी को सोने में कन्वर्ट कर सकता है. अब ये कितना सत्य है पता नहीं है, बट इसके ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है. न्यूक्लियर फ्यूजन 2030 तक रियल हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है. अगर ऐसा कुछ हो गया तो सोने के ऊपर ऑब्वियसली बड़ा रिस्क है. दूसरी टेक्नोलॉजी सर्न स्विट्जरलैंड में हुई है. वहाँ पे उन्होंने लेड को सोने में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो कुछ मात्रा में कुछ क्षणों के लिए हुआ, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है. जब तक सेंट्रल बैंक सोने की खरीदारी करेंगे, आप सोने में निवेश कर सकते हैं, और जब तक पारसमणि नहीं बनता तब तक आप सोने में निवेश कर सकते हैं. ऑब्वियसली आपको गुमराह करने के लिए लोग कई चीज़ें करते रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, चाइना में से न्यूज़ आएगी कि भाई वहाँ पे सोने की डिमांड कम करने के लिए कदम उठाए रहे हैं. रशिया में से न्यूज़ आएगी कि उनकी सेंट्रल बैंक सोने को बेचने की सोच रहे हैं. अब इसमें कितनी गॉसिप है, कितना
मार्केटिंग है वो आपको डिसाइफर करना पड़ेगा। बट एक बात हमेशा याद रखना, चाइना हाथी के दांत हैं, जो वो दिखाता है वो होता नहीं है। आज हमारी जीडीपी का नंबर आया 8.2%। सबको मालूम था आज शाम को नंबर आने वाला है। आज सुबह की मीडिया हेडलाइन थी, इंडिया के जीडीपी के डाटा के ऊपर विश्वास नहीं रख सकते। ये चाइना है, ये भी डेटा पब्लिश करता है और लोग खुलेआम कहते हैं कि वो जितना सोना खरीदा ऐसा दिखाता है, उससे कहीं ज़्यादा उसने खरीदा है, 10 गुना ज़्यादा। लेकिन वहाँ पे कोई न्यूज़पेपर ऐसी हेडलाइन नहीं छाप सकता कि चाइना के डेटा पे भरोसा मत करिए। तो न्यूज़ गॉसिप्स आती रहेगी, उसे आपको छानबीन करनी पड़ेगी। बट जब तक पारसमणि नहीं आए और जब तक हर महीने सेंट्रल बैंक खरीदते रहे, तब तक सोने में निवेश करना चाहिए। चांदी पुअर मैन का गोल्ड है और अब तो वो रईस आदमी का भी सोना बन रहा है। चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से, सोलर सेल की तरफ से, और धीरे धीरे सेंट्रल बैंक्स भी चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। रशिया ने डंके की चोट पे किया, सऊदी अरेबिया ने किसी को फ्रंट में रख के किया। सो बोथ सोना एंड चांदी हमें लगता है जब तक सेंट्रल बैंक खरीदेंगे, जब तक मैन्युफैक्चर्ड गोल्ड सिल्वर नहीं बनता, तब तक आप उसमें निवेश कर सकते हैं। कमिंग टू इक्विटी, ऑब्वियसली हम ग्लोबल इकोनॉमी के हिस्से हैं। जैसा मैंने वीडियो में बताया, पहले हम डिब्बे थे, दुनिया चलती थी, हम चलते थे। अब हम चाइना और अमेरिका के साथ इंजन बन गए हैं, हम चलेंगे तो दुनिया चलेगी। बट हमसे बड़ा इंजन है अमेरिका, और वहाँ पे एक कैरेक्टर है डॉन। उनके बारे में हिंदी फिल्म का मशहूर डायलॉग है, डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो ये क्या करने वाले उनको नहीं पता, और फिर संजय भाई हमसे उम्मीद रखते हैं कि हमें पता है वो क्या करने वाला है। तो ये हमारी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों लेते रहेंगे। हमारे लिए अमेरिका में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि डॉलर क्या करता है। इस साल डॉलर दूसरी करेंसीज के सामने तकरीबन 12% गिरा है। अमेरिका में विदेशी निवेशकों का $30 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसा लगा है, $30 ट्रिलियन, इंडियन जीडीपी से तकरीबन 7.5 गुना ज़्यादा। 7.5 भारत जमा कर लो तो विदेशी निवेशकों का पैसा अमेरिका में उतना लगा है। अब जब डॉलर गिरता है तो उसकी वैल्यू कम होती है। 12% गिरा तो 30 ट्रिलियन में $3.6 ट्रिलियन गए। इतिहास गवाह है कि जब भी डॉलर वीक होता है लोग वहां से पैसा निकालते हैं। कोई बैठे बैठे क्यों नुकसान सहन करेगा। अब ये पैसा अमेरिका से निकले तो कहां पहुंचेगा। हम यही उम्मीद करेंगे कि भारत में पहुंचे। एंड डॉन साहब अगर प्रिडिक्टेबल बिहेवियर भी करते हैं तब भी अमेरिकन इकोनॉमी में कुछ वीकनेस है
जो रोमन एम्पायर की याद दिलाता है। तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल लोग अमेरिका से पैसा निकालेंगे और कुछ पैसा भारत में पहुंचेगा। आजकल विदेश में ऐसी चीजें हो रही है जो समझ के बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस में एक रिटायर्ड पिता अपने वर्किंग पुत्र से ज्यादा पैसा कमाता है पेंशन में। ये सोचना मुश्किल है कि बेटा 24 घंटे काम करे, 365 दिन घिसाई करे, और वो पिताजी जो घर पे बैठ के आराम कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा पैसा बनाए। संजय भाई, फ्रांस की गवर्नमेंट है ना, आपसे भी आगे हैं, आपके लिए बार और ऊपर हो गया है। आप सभी ने अकबर बिरबल की कहानी सुनी है। अकबर राजा ने बिरबल को कहा कि इस लाइन को छोटी करके दिखाओ बगैर टच किए। तो बिरबल ने नीचे बड़ी लाइन कर दी, ऊपर वाली लाइन छोटी हो गई। यही चीज रीन साबुन ने हमें सिखाया, इसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे। तो हमारे लिए कंपैरिजन होती है चाइना से, और पिछले 1 साल से चाइना ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। बट चाइना आया राम गया राम है। वो आज भी उस लेवल पे ट्रेड करता है जहां पे आज से 17 साल पहले ट्रेड करता था। और पिछले 17 सालों में 5 बार वो ऊपर गया और 5 बार नीचे आ गया। अगर वो छठी बार भी नीचे आ जाता है तो अमेरिका से निकला हुआ पैसा हमारे वहां पे ज्यादा पहुंचेगा, और छठी बार नीचे नहीं आया तो हमें कम पैसा मिलेगा। आप लोग सभी सुबह सुबह भगवान की पूजा तो करते ही होंगे। समझदार को इशारा काफी है। अब अपनी इकोनॉमी की बात करें तो इस बार का जीडीपी ग्रोथ 8.2% आया सेकेंड क्वार्टर का। साल की शुरुआत में हमारी उम्मीद थी 6% आए तो बड़ी अच्छी बात है। जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया, भारत के बारे में जो भी कहे ऑपोजिट भी उतना ही सत्य है। जब कोई हमारी कंपनी में, हमारे ऑफिस में हमसे ज़्यादा बुलिश होके आ जाता है तो हम उसे धारावी लेके जाते हैं, भाई ज़मीन पे आ जा, ये इंडिया है। और कभी बहुत बेरिश होके आ जाए तो उसे जियो लेके जाते हैं, भाई यहाँ पे दुनिया की सबसे महंगी शादी हुई थी और तेरे देश के जितने HNI थे बारात में नाच रहे थे, तो इतना भी बेरिश मत हो। अब हम दुनिया की ग्रोथ ट्रेन के इंजन बन रहे हैं। ये एक दायित्व भी है और अपॉर्चुनिटी भी। एक इसका जो प्रूफ है, नमूना है, वह फिक्स्ड इनकम मार्केट है। आज से 10-11 साल पहले हम अमेरिकन 10 ईयर यील्ड से तकरीबन 6% ऊपर बोरोइंग करते थे। भारत की 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी और अमेरिकन 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 6% का अंतर था। आज वो अंतर सिर्फ 2.5% रह गया है। नाउ कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं कि नीलेश भाई इसमें हमने क्या काम किया, ये सारी क्रेडिट तो ट्रंप को देनी चाहिए, वो अमेरिका को नीचे लेके आया। खैर जो भी हो, वो नीचे आए हम ऊपर आए, बात तो एक ही है। इस वक्त हमारी इकोनॉमी के ऊपर अमेरिकन टैरिफ की एडवर्स इम्पैक्ट है। मॉनिटरी टर्म्स में उतनी इम्पैक्ट नहीं है, बट अमेरिका ने हमें वहाँ मारा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चोट पहुँचती है। टेक्सटाइल्स में सबसे ज़्यादा इंडियंस काम करते हैं, वहाँ पे 50% टैरिफ में आप कैसे compete कर पाओगे। जेम एंड ज्वेलरी में भी बहुत सारे भारतीय काम करते हैं, एक्वाकल्चर भी वैसा ही है, हैंडीक्राफ्ट भी वैसा ही है।
इस ब्रेक लगाने के बाद भी हमारी इकोनॉमी 8% भागी है। हैंड ब्रेक लगी गाड़ी 8% दौड़े, दुनिया में सबसे ज्यादा दौड़े, ऑब्वियसली गर्व की बात है। सरकार भी अब कुछ कदम उठा रही है। उन्होंने लोगों की जेब में पैसा रखना चालू किया है। इस साल के बजट में 1 लाख रुपए की टैक्स रिबेट दी गई, 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट की गई। यह हर साल टैक्स पेयर की जेब में जाएगा। अभी जीएसटी बचत उत्सव चालू किया, इस साल सितंबर में चालू हुआ तो 6 महीने की इम्पैक्ट है। नेट बेसिस पे कस्टमर्स की जेब में 48,000 करोड़ रखे गए, अगले साल 96,000 करोड़ रखे गए। इसमें भी सरकार अनिल कुंबले की तरह गूगली बॉलिंग करती है। जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, मेड है, ड्राइवर है, वॉचमैन है, उनकी जेब में सालाना 2 लाख करोड़ की बचत रखी गई है। संजय भाई, आशीष भाई, गौरव भाई और आप में से बहुत सारे लोगों की जेब से 1 लाख करोड़ सरकार ने निकाल लिया है। उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, फोटो तो मोदी साहब की ही लगेगी। बट कंज्यूमर्स की जेब में बॉटम ऑफ द पिरामिड 2 लाख करोड़ सालाना जीएसटी कट के द्वारा रखा गया है। भारत में बहुत सारे लोग बोरोइंग भी करते हैं, ऑटो लोन, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन। आजकल की जनरेशन है जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जी सकती है। हम तो क्रेडिट कार्ड सिर्फ कन्वीनियंस के लिए यूज करते थे। ब्याज के दरों में 1% कटौती की गई तो बोरोअर्स की जेब में ईएमआई बर्डन 1 लाख करोड़ से ज्यादा कम हो गया। 2027 में 8th पे कमीशन इंप्लीमेंट होगा। 3 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियां सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, लोकल गवर्नमेंट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट लेवल, तकरीबन उन्हें 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा। पिछले महीने उन्होंने गेमिंग बंद कर दी। यूपीआई के डेटा के अनुसार महीने के 12,000 करोड़ रुपए लोग गेमिंग में खर्चा करते थे। अब स्पेक्यूलेटर्स की जेब में 1,20,000 करोड़ रुपया सालाना बच जाएगा। ऑब्वियसली कुछ लोग कुत्ते की दुम में नली टेढ़ी कर देंगे बट सुधरेंगे नहीं, तो वो मटका खेलेंगे। बट कुछ लोग तो सुधर जाएंगे। इफेक्टिवली सरकार आपकी, हमारी जेब में 6 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा रख रही है। इसमें एक कंडीशन भी है। मोदी जी आके कह रहे हैं स्वदेशी खर्चा करना। अगर ये पैसा हम एप्पल आईफोन खरीदने में यूज कर लेंगे तो बेनिफिट अमेरिका को जाएगा। ये पैसा अगर आप सिंगापुर, थाईलैंड की फॉरेन ट्रिप में खर्चा करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। इसीलिए मोदी जी आप सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई स्वदेशी चीजें खरीदना। अगर हम लोग स्वदेशी खर्चा करेंगे तो ये 6 लाख करोड़ का जो खर्चा होगा कंज्यूमर्स की जेब से, वह इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। ऑब्वियसली हम लोग ऑल्टरनेट एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढ रहे हैं। टी शर्ट तो टी शर्ट है, अमेरिकन कंज्यूमर खरीदे या चाइनीज कंज्यूमर खरीदे। अमेरिका से टैरिफ डील के लिए निगोशिएशन भी चालू है और सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम भी लॉन्च की है उन इंडस्ट्री के लिए जिन्हें यूएस टैरिफ की वजह से एडवर्स इम्पैक्ट हो रही है। तो कुल मिला के अमेरिका ने थप्पड़ तो जोर से मारा है, बट जैसे तैसे करके हम इसे सहन कर लेंगे।
बाकी हमारी कुंडली अब ठीक है। भारत की कुंडली में राहु काल तब चालू होता है जब ऑयल के दाम ऊपर जाते हैं। इजराइल हमास में जंग जारी है मिडिल ईस्ट में। रशिया यूक्रेन भी टेबल टेनिस खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑयल के दाम $60-65 के आसपास है। जो भी राहु काल जप रहा है भारत के लिए बड़ा अच्छा ज्योतिषी है। इस साल बारिश भी अच्छी हुई, रिजर्वियर में पानी भी भरा पड़ा है, खरीफ क्रॉप भी ऑल टाइम हाई निकली, रबी क्रॉप भी ऑल टाइम हाई निकलेगी। रूरल इकोनॉमी अच्छे बारिश की वजह से अच्छा कर रही है। अर्बन इकोनॉमी भी धीरे धीरे ये कंज्यूमर को जो पैसा मिल रहा है उसकी तहत अच्छा करेगी। ऑब्वियसली इकोनॉमी में सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं। जैसा मैंने कहा, जो भी कहा उसका ऑपोजिट भी सत्य है भारत के लिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडियन क्रिकेट टीम की तरह बैटिंग कर रहा है गुवाहाटी की पिच के ऊपर। बॉल कहाँ आ रहा है जा रहा है समझ नहीं पड़ रहा। एफडीआई आता तो अच्छा है, बट बाल्दी में बड़ा छेद लगा है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में मानते हैं, तो एलजी हो, ह्युंडई हो, व्हर्लपूल हो, इन सारी कंपनीज को हम यहाँ पे इश्यू करके पैसा बाहर लेके जाना अलाउड कर रहे हैं। विष्णुगुप्त चाणक्य ने कहा था साम दाम दंड भेद। चाइना ने उनको अपना लिया और हम वसुधैव कुटुंबकम में ही रह गए। गांधी जी कह के गए थे बी इंडियन बाई इंडियन। मोदी जी भी वही कह रहे हैं, बट पता नहीं हमारे दिमाग में ये घुस गया है बी इंडियन बाई चाइनीज। इस साल हमारी ट्रेड डिफिसिट चाइना के साथ $136 बिलियन के आसपास पहुंचेगी। खर्चा हम कर रहे हैं, ग्रोथ शंघाई, बीजिंग, ग्वांगडो वहां पे हो रहा है। जब भी कोई स्टेट इलेक्शन आता है तो हम तो सिर्फ यही काउंट करते हैं कौन लाडला भाई बनेगा, कोई कौन लाडली बहना बनेगी, कौन लाडला बेटा बनेगा, कौन लाडली बेटी बनेगी। जब स्टेट गवर्नमेंट फ्रीबीज खर्चा करती है तो इकोनॉमी में उसकी इम्पैक्ट 0.9x मिलती है। वही पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खड़ा हो तो 3-4 गुना मिलती है। क्या हमारे सारे इलेक्शन फ्रीबीज पे ही लड़े जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए? आज सुबह मैं किसी को पूना में मिला तो उन्होंने पूना के बारे में बहुत अच्छा कहा कि भगवान ने पूना को बनाया है, हमने तो आके सिर्फ उसे बिगाड़ा है। फिर मैंने भी उन्हें कहा कि आप गलतफहमी में हैं। अभी मुंबई के पास एक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ है, बट ट्रस्ट में मेरे घर से वहाँ पहुँचने में जितना समय लगेगा, संजय भाई आप अपने घर से वहाँ पे जल्दी पहुँचेंगे। तो आपके लिए वो पूना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमारे लिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ओवरऑल ट्रंप साहब की मेहरबानी के बावजूद अपनी इकोनॉमी ठीक ठाक कर रही है, और यहाँ से आने वाले समय में जिस तरह के कदम सरकार उठा रही है और उसे हम स्वदेशी अपना के सपोर्ट कर ले तो आने वाला समय भी इकोनॉमी के लिए अच्छा ही रहेगा। ऑब्वियसली इंडिया कैन सरप्राइज। आप में से बहुत लोगों ने कुंभ मेले में गए होंगे। एक 4,000 हेक्टेयर जमीन में 60-65 करोड़ लोग आए। ये रिपोर्ट में उन्होंने 45 करोड़ लिखा है, बट हमें मालूम है इंडियंस लोग कभी ये सब डिस्क्लोज कैसे करते हैं।
दुनिया का कोई दूसरा देश चाइना को छोड़ के 65 करोड़ लोग को जमा कैसे करेगा? है ही नहीं। और चाइना 65 करोड़ लोगों को एक जगह पे जमा ही नहीं कर सकता, सरकार गिर जाएगी। हम एक ही देश है जो ये कुंभ मेले का आयोजन कर सकते हैं। कुंभ मेले के आयोजन में जितनी मेहनत की, एक अनुभव कहता हूं, मेरे एक मित्र है, कुंभ मेले में गए, वहां पे ट्रैफिक की बड़ी समस्या थी। लोग एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए 8-8, 9-9 घंटे पहले निकल पड़ते थे। वो मेरे मित्र थे, तो निकले बट थोड़ी देर से। फिर आधे रास्ते में लगा कि फ्लाइट मिस हो जाएगी, तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया कि भाई मेरी फ़्लाइट मिस हो रही है, कैसे भी करके मदद करिए। तो पुलिस ने उन्हें घुमा फिरा के एयरपोर्ट पहुंचा दिया। एयरपोर्ट पहुंच गए, फ़्लाइट पकड़ ली। फ़्लाइट में उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। जब उतरे, संजय भाई अहमदाबाद ना जाता, अहमदाबाद में उतरे और जैसे फ़ोन खोला तो 10-12 मिस्ड कॉल। तो उन्होंने फ़ोन किया कि भाई क्या हो गया? बोलता है नहीं सर, यूपी पुलिस से बात कर रहा हूँ, चेक करना था आपने फ़्लाइट पकड़ ली कि नहीं। नॉर्मली पुलिस के 10-12 कॉल कब आते हैं आप सबको मालूम है। तो हमने कुंभ मेले का आयोजन बड़ी अच्छी तरह से किया। बस ऐसा ही आयोजन इकोनॉमी के लिए करना है, जैसे चाइना ने किया। 1980 में चाइना हमारे बराबर था। हमारा पॉपुलेशन एक दूसरे के आसपास था, जीडीपी एक दूसरे के आसपास थी, और पर कैपिटा जीडीपी भी एक दूसरे के आसपास थी। उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, आज वो हमसे 6 गुना बड़े हो गए। हम भी कुंभ मेले की तरह इकोनॉमी के पीछे आयोजन कर ले तो कल के चाइना बन सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भाई चाइना तो बहुत आगे निकल गया। वो बात तो सही है, बट घर की मुर्गी दाल बराबर हो ऐसा भी तो ठीक नहीं है। बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ऐसी है जहां भारत दूसरे नंबर पे है, अमेरिका से आगे, जापान से आगे, कोरिया से आगे, जर्मनी से आगे, फ्रांस से आगे। कुछ चीजें हमने ठीक की है, बहुत सारी चीजें कुंभ मेले की तरह ठीक कर दे तो आपको मार्केट और इकोनॉमी के बारे में हम जैसे लोगों को सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक मौका भी मिला है। अमेरिकन डॉलर दुनिया की बाकी करेंसी के सामने 10-12% गिरा है। रुपया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। डॉलर गिरा, हम भी गिर गए। तो जाहिर है कि दूसरी करेंसी इसके सामने, यूरो, येन, जीबीपी, रेनमिनबी, उनके सामने हम ज़्यादा गिरे हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स वहाँ पे कॉम्पिटिटिव हुए हैं। ये पेनल्टी गोल को हम अच्छी तरह से गोल में कन्वर्ट कर दे तो इकोनॉमी अच्छा करेगी। अब कोई ये पूछेगा, नीलेश भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इंडिया में क्यों है? तो हमारी फितरत ही कुछ ऐसी है। एक अमेरिकन राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, बहुत ही पॉपुलर राष्ट्रपति थे। उनकी हत्या की गई। अमेरिका ने उनकी हत्या के दुख में छुट्टी डिक्लेयर नहीं की, भारत ने कर दी। जॉन एफ कैनेडी की दुखद हत्या का जितना गम अमेरिकन को था, उससे ज्यादा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना भारतीयों को था। तो इसीलिए रुपया डॉलर के साथ साथ गिर गया है। अब इसी चीज को मार्केट में कन्वर्ट करें तो आशीष भाई कभी कभी आजकल रात को नींद उड़ जाती है। मैंने, आशीष ने, गौरव ने, संजय भाई ने, ये संजय भाई ने आप सभी को एसआईपी बेची है पिछले 25-30 सालों से।
आप सभी को बोला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, एंड आप लोगों ने विश्वास भी रखा है हमारे कंधों पे। और पिछले 4-5 सालों से गोरे बेच रहे हैं। जब मैंने अपनी कारकिर्दी की शुरुआत की थी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में, तो हमारा एक जॉइंट वेंचर था जेपी मॉर्गन के साथ। वो गोरे फोन करते थे, मैं खड़ा होके बात करता था, इतनी रिस्पेक्ट थी गोरे के लिए। अब वो लोग 4 साल से बेच रहे हैं और हम खरीद रहे हैं। कई बार रात को नींद उड़ जाती है कि गलत तो नहीं कर रहे हैं, ये गोरे तो हमसे बहुत स्मार्ट है, समझदार है, कहीं हमको चिपका के निकल तो नहीं रहे हैं। फिर डेटा देखते हैं कि गोरे बेच तो रहे हैं, बट आया राम गया राम की तरह। सेकेंडरी में बेचते हैं, प्राइमरी में खरीदते हैं, इंडिया में बेच के शायद कोई दूसरी मार्केट में खरीद रहे हैं। तो ठीक है, ये रिवॉल्विंग डोर चलता रहेगा। सेकंड, गोरे इसलिए भी बेच रहे हैं कि पिछले 1 साल में भारत ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हमारी मार्केट कुछ 5% चली, कोरियन मार्केट 50% चली। मैं तो साउथ कोरिया नहीं खरीद सकता, गोरा खरीद सकता है, तो उसने अपना दांव खेल लिया। तीसरा, उम्मीद के सामने अपना प्रदर्शन भी कम रहा। पिछले 6 क्वार्टर में अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट रही। प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो शेयर के दाम कैसे बढ़ेंगे? तो गोरे ने इसलिए भी बेच दिया। गोरे के साथ साथ प्रमोटर भी बेच रहे हैं। संजय भाई ने भी आईपीओ कर दिया, हमें ही माल चिपका दिया। अब संजय भाई स्मार्ट है, उनसे माल खरीद के डर लगता है कि ये हमें टोपी पहना के खुद तो नहीं निकल गए, बट फिर देखते हैं कि नहीं नहीं, उनके पास हमसे बहुत ज्यादा स्टेक है, काम करते रहेंगे। ये सारी सेलिंग की वजह से आज गोरों की ओनरशिप 10 साल के हिस्टोरिक लोअर लेवल पे आ गई है। बेचते गए, इतना बेचते गए कि 10 साल में लोएस्ट लेवल पे पहुंच गए। इसके सामने हम लोग खड़े रहे डट के, खरीद रहे हैं। कुछ हद तक ब्लेम दोनों संजय भाई पे भी जाता है। पहले जब मार्केट गिरता था तो मैं 2 संजय भाई को फोन करता था कि संजय भाई डरना मत, मार्केट है, आज नहीं तो कल ऊपर आ ही जाएगा, निफ्टी हो या आदमी हो, सबको ऊपर ही जाना है। अब उल्टा हो गया है, मार्केट गिरती है, ये संजय भाई फोन करते हैं, नीलेश भाई डरना मत, हम पैसा भेज रहे हैं, गोरे को खाली कर देना। हम लोग खरीद रहे हैं बिकॉज हमारी वैल्यूएशन अब हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है, न बहुत महंगी है न बहुत सस्ती है। बाकी देशों के सामने हम हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं, वो सब कछुए हैं, हम सस्ते हैं, तो हमारी रफ्तार की हमें प्रीमियम मिलती है। अब वो प्रीमियम भी पिछली 10 साल की एवरेज के आसपास आ गई है। 6 क्वार्टर से अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट पे है, बट मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज में अर्निंग्स ग्रोथ 15-20% दिख जाती है। संजय भाई जैसे लोग काम करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। एक टग ऑफ वॉर है हमारे बीच में और गोरों के बीच में। अगर हम डर गए तो मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, और अगर हमने उनके मन में फोमो पैदा कर दिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब आप सबका सहकार चाहिए कि हम ये टग ऑफ वॉर हारे नहीं। सॉरी, एब्सोल्युटली।
और आपको डराने के लिए ऐसी हेडलाइन आती रहेगी, जैसे आज सुबह आई कि भाई जीडीपी ग्रोथ अच्छा आएगा बट रिलायबल नहीं है। तो आपको गुमराह करने के लोग कोशिश तो बहुत करेंगे। जिसको खरीदना है वो आके थोड़ी बोलेगा कि सब अच्छा है, वो तो यही कहेगा सब बुरा है ताकि आप डर के बेच दो तो मुझे माल मिल जाए। प्रमोटर भी थोड़ा थोड़ा बेचते रहेंगे, उन्हें भी निवेश के लिए पैसा चाहिए। एक जिम रॉजर्स करके सज्जन थे, बड़े माने गुरु थे। 2015 में उन्होंने एक कॉल दिया कि मैं भारत से निकल रहा हूँ, भारत में निवेश करने का कोई मजा नहीं है, मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। तो थोड़ी दिल पे लग गई, तो मैंने एक ओपन लेटर उनको लिखा, एक 2015 में, दूसरा 2017 में। जिम भाई, ये इंडिया है, ऐसे ही चलता है, निवेश करके बैठा रहे, पैसा बनेगा। मैं उनको कभी मिला नहीं, इसलिए इकोनॉमिक टाइम्स के जरिए ये लेटर लिखा था। मुझे लगा कि पढ़ लेगा, उसकी भलाई की बात कर रहा हूँ। बट पढ़ा तो उसने, अमल नहीं किया, या शायद नहीं पढ़ा। बट फाइनली उसे 2024 में ट्यूबलाइट हो गई। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार, शर्म आती है, मैंने इंडिया स्टोरी मिस कर दी। हमारा विश्वास है कि ये संजय भाई काम करते रहे और उनके जैसे प्रमोटर काम करते रहे तो सुबह का भूला शाम को जरूर घर लौट आएगा। बट इसमें एक चीज हमें करनी पड़ेगी। आप में से कितने कितने लोग सत्यमेव जयते में मानते हैं? मैं वापस एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं, आप में से कितने लोग सत्यमेव जयते में नहीं मानते हैं? एटलीस्ट शर्म कम आएगी मुझे। किसी ने संजय भाई हाथ ही ऊपर नहीं किया। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। बट हम है ना, हनुमान जी हैं। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। तो बचपन में नटखट थे, फिर उन्हें श्राप लग गया कि आप अपनी शक्ति को भूल जाएंगे। फिर वो घूमते रहे, राम भगवान को मिल लिए जंगल में, तब भी याद नहीं आया कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। अंगद सुग्रीव को पीटता रहा, तब भी हनुमान जी को पता नहीं चला कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। समंदर तट पे पहुंच गए रामेश्वरम में, समंदर देख के असमंजस हो गए, कैसे कूदे। फिर जाम्बवंत ने उन्हें याद कराया, हनुमान जी आप पवन पुत्र हो, आप एक छलांग में समंदर को क्रॉस कर सकते हो, श्रीलंका छोड़ो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओगे। जब याद किया तो हनुमान जी में शक्ति आ गई। हम हनुमान जी है, बट जाम्बवंत को मिले पहले जाम्बवंत को नहीं मिले अब तक। ऑपरेशन सिंदूर में आप सभी ने देखा हमने क्या किया। अब भी पाकिस्तान के कुछ रनवे बंद पड़े हैं, बट दुनिया में जब जाओ तो हर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान ये मैच जीत गया। इनफैक्ट हमारे डिसीजन मेकर भी यही कंप्लेंट कर रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया गलत बात कर रही है। हम ऐसे हनुमान जी है जो इस चीज में नहीं मानते। रिपीट अ लाई ऑफन इनफ एंड इट बिकम्स द ट्रूथ। हम ऐसे हनुमान जी है जो मानते हैं कि एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन द वर्ड। सत्यमेव जयते में बिलीव करते हैं, फिर भले हाथ उठाने में तकलीफ होती हो, बट बिलीव तो सब करते हैं। हमें जाम्बवंत चाहिए जो हमें समझा सके कि हमारे पास क्या शक्ति है।
दुनिया का सबसे बड़ा डेफिसिट अमेरिका चलाता है और सबकी पिटाई कर रहा है टैरिफ के बल पे। अमेरिकन मार्केट एक्सेस को वो लिवरेज कर रहा है। आपको पता है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रेड डेफिसिट कौन चला रहा है? हम, भारत। दूसरे कौन से देश में 146 करोड़ कंज्यूमर हैं? कोई नहीं। एक जामवन चाहिए जो हनुमान जी को समझा सके कि भाई दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट डेफिसिट तू चला रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल तेरे पास है। थोड़ा अगर हम मार्केटिंग करना चालू कर दे तो ये सुबह का भूला दोपहर को घर लौट आएगा। मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन हो ऐसा नहीं लगता। हमारे पास पैसा पड़ा है और आप लोग सबका विश्वास भी है, जैसा आपने कहा SIP चलती रहेगी। बट ऑब्वियसली अगर FPI बेच रहे हैं तो हम तो सस्ते दाम पे खरीदने की कोशिश करेंगे, बट वह भी तो बहुत समझदार लोग हैं। तो मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आए ऐसा नहीं लगता। आप सभी लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश है, मार्केट के उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, बट रिटर्न के मामले में थोड़ी मॉडरेशन रखना। पिछले 5 सालों का रिटर्न कोविड के पहले तकरीबन 16% है, स्मॉल एंड मिड कैप में 20% से ऊपर है, बट उसके पहले 15 साल का वनवास था। मार्केट का रिटर्न 11% के आसपास था और वह भी लार्ज और मिड कैप में। 20 साल का एवरेज रिटर्न 12.5% आया। लार्ज मिड स्मॉल सबने मोटा मोटा एक दूसरे के आसपास रिटर्न दिया। अगर आप 20% रिटर्न की उम्मीद लेके आ रहे हैं तो मिलेगा जरूर, बट 1 साल में नहीं मिलेगा, 2-2.5 साल लग जाएंगे। तो आपको रिटर्न की उम्मीद कम रखनी पड़ेगी और लंबी अवधि के लिए निवेश करना पड़ेगा। ये ओवरऑल असेट एलोकेशन कॉल है, इक्विटी पे न्यूट्रल कॉल है, न ज़्यादा न कम, जितना अफोर्ड कर सकते उतना निवेश करना चाहिए। लार्ज कैप बाकी मिड और स्मॉल कैप के सामने थोड़ा ओवरवेट रखना। फिक्स्ड इनकम बहुत सारे लोग भूल चुके हैं, मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकता। 1997 से 2000 तक मैं, नवनीत, बाला, अमिताभ, हम सब डेट फंड मैनेजर थे और इतना अच्छा रिटर्न देते कि इक्विटी फंड मैनेजर से ज़्यादा। प्रशांत जैन से भी हमने ज़्यादा रिटर्न दिया उन 7 सालों में। फिर हम इक्विटी फंड मैनेजर बन गए। आज तक कोई इक्विटी फंड मैनेजर डेट फंड मैनेजर बनने की सोच नहीं रहा है, करना दूर रहा, सोच भी नहीं आती है। तो डेट लोग भूल चुके हैं, बट मेरे हिसाब से डेट में भी निवेश करना चाहिए। परफॉर्मिंग क्रेडिट AIF, उसमें मोटा मोटा विथ लिटिल बिट हायर रिस्क अच्छा रिटर्न निकल सकता है। एक इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड कैटेगरी है, उसमें 2 साल के निवेश के बाद कैपिटल गेन 12.5% पे टैक्स होगा। बाकी जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, बैंक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इसमें स्लैब वाइज टैक्स लगता है। कंपेयर टू दैट ये आपको कंसेशनल टैक्स देता है। ओवरऑल ये सारी चीज़ों की समरी करें तो ग्लोबली डॉन साहब रात की नींद और दिन का चैन लेते रहेंगे। डेट में पोस्ट टैक्स रिटर्न जिसमें अच्छा बने उस प्रकार के प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए। गोल्ड सिल्वर
पॉजिटिव आउटलुक है। हर महीने सेंट्रल बैंक की खरीदारी चेक करना, वो बेचे उस दिन बेच देना। कोई पारस मनी डिस्कवर हो जाए उससे पहले बेच देना। एंड सोने और चांदी में कोई राइट्स इश्यू नहीं है, बोनस इश्यू नहीं है, डिविडेंड नहीं है, तो एक सीमित मात्रा में निवेश करना चाहिए, इवन दो आउटलुक पॉजिटिव है। इक्विटी अच्छा ही लगता है, उतार चढ़ाव तो अमास और पूनम की तरह, ज्वार और भाटा की तरह मार्केट में लगे रहते हैं, बट रिटर्न की गुंजाइश कम रहेगी कंपेयर टू लास्ट 5 years। अगर एफपीआई सुबह के भूले दोपहर को आ गए तो मार्केट जल्दी रिटर्न देगा, नहीं तो आपको शाम तक वेट करनी पड़ेगी। लार्ज कैप में रिस्क रिटर्न अच्छा लगता है। सेक्टरली सरकार लोगों की जेब में पैसा रख रही है, तो ये लोग जहां पे खर्चा करेंगे वो अच्छा करेगा। किसी को ज़्यादा पैसा मिल गया तो 2 रोटी ज़्यादा खाएगा, ऐसा तो अब रहा नहीं। कपड़े भी लोगों तक पहुंच गए हैं, तो ये पैसा एक्सपीरियंस के पीछे खर्चा होगा। जो लोग रेलवे से ट्रैवल करते थे अब एयरलाइन में ट्रैवल करेंगे। जो लोग रिलेटिव के घर पे छुट्टी लेते थे अब वो हॉलिडे डेस्टिनेशन में या रिलीजियस टूरिज्म पे निकलेंगे। इतना पैसा नहीं दिया सरकार ने कि नया घर खरीद सके, बट घर को इम्प्रूव तो कर सकते हैं। तो कोई टाइल्स लगाएगा, कोई पेंट्स लगाएगा, कोई फर्नीचर एंड फिटिंग्स लगाएगा। जैसे पैसा बढ़ता है तो बेसिक से लोग कंफर्ट की तरफ और कंफर्ट से लग्जरी की तरफ जाएंगे। एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, ट्रैवल, इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस के ऊपर लोगों का खर्चा बनेगा। सीमेंट, प्राइवेट बैंक्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी भी यहां से आउट परफॉर्म करे ऐसा लगता है। निवेश करते समय हमें लगता है कि देर सवेर भारत विकसित भारत तक पहुंच ही जाएगा। सिर्फ मोदी जी काम करेंगे तो थोड़ी देरी से पहुंचेंगे, और 146 करोड़ भारतीय भी उनका बोझ उठाने लगे तो शायद जल्दी पहुंच जाएंगे। ये बंसीलाल पेट करके हैदराबाद में एक स्टेप वेल है, 150 साल पुरानी है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। भारतीय इकोनॉमी 1991 के पहले कुछ इस प्रकार थी। पोटेंशियल बहुत थी, हिस्टोरिकल क्षमता थी, बट निग्लेक्टेड थी। नरसिम्हा राव सरकार ने लाइसेंस परमिट राज रिमूव किया, एंटरप्रेन्योर्स को पंख दिए। 2014 से उसमें और गति आ गई। मुझे लगता है 2047 में भारत आज के बंसीलाल पेट की तरह बन जाएगा। सरकार ने और हैदराबाद के नागरिकों ने मिलकर काम किया तो आज ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। बस इसी तरह हम लोग साथ मिलकर चले तो विकसित भारत बन जाएगा, और जो निवेशकों ने इसमें निवेश किया है वह उसका लाभ उठा पाएंगे। हमारी संस्कृति में एक श्लोक है, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत मस्तिके शनै विद्या शनै वित्तम पंचयात्नि शनै शनै। शनै पंथा, छोटे छोटे कदम उठा के आप मंजिल पे पहुंच सकते हैं। शनै कंथा, छोटे छोटे स्टिचेस लेके आप एक फैब्रिक वीव कर सकते हैं। शनै पर्वत मस्तिके, एक एक स्टोन आप चढ़ते जाएंगे तो पहाड़ पे भी चढ़ पाएंगे। शनै विद्या, एक एक पेज पढ़ के आपको ज्ञान मिलता रहेगा। शनै वित्तम,
एक एक कॉइन जमा करते जाएंगे तो आप पैसा भी बना लेंगे। पंचयात्नी शनै शनै, सारी अच्छी चीजें धीरे धीरे करके होती हैं। हजारों सालों से यह सलाह, यह सीख हमें दी गई है, बट कई बार हम उसे अपना नहीं सकते। कहीं पे लालच आ जाता है, कहीं पे भय आ जाता है। विकसित भारत तय होगा, बनेगा, ये तो तय है, बट अपनी लालच, अपने भय, इसके ऊपर कैसे काबू पाए, वो भी उतना ही जरूरी है। थैंक यू सो मच।